Oh dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 12th के चैप्टर 5 इंग्लिश की जो बुक है रेनबो उसके चैप्टर 5 जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को पढ़ेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि इसमें चैप्टर में क्या चीज़ डिस्कस किया गया है। जैसा कि ये नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये चीज़ सब कुछ क्लियर कर रहा है कि मैनकाइंड यानी कि मानव जाति के लिए, है ना, या फिर मानवता, है ना। तो मानवता के नाते कौन कौन से आइडियाज़ थे जिसने उसको हेल्प किया, है ना। मैनकाइंड को कौन कौन से आइडियाज़ हेल्प कर रहे थे उसके रिगार्डिंग इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। और उसको डिस्कस कौन किया है? बर्ट्रांड रसेल, है ना। बर्ट्रांड रसेल बहुत जाने माने लेखक थे, है ना। वो ब्रिटिश फिलोसफर थे। तो उनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं और फिर हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बर्ट्रांड रसेल के बारे में जान लेते हैं। तो उनका जो पूरा नाम था वो था बर्ट्रांड आर्थर विलियम रसेल, जिनका जन्म 1872 में हुआ और 1970 में इनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज अ ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिशियन, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, है ना, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, पैसिफिस्ट एंड ए प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। उनके बारे में बोला जा रहा है वह एक ब्रिटिश फिलोसफर थे, है ना। साथ ही साथ वह एक इतिहासकार भी थे, मैथमेटिशियन थे, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म का तो मतलब आपको पता ही है, समाज सुधार, है ना। तो एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म, ये यहाँ पे एडवोकेट का मतलब ऐसा नहीं है कि वकील होगा। एडवोकेट मतलब उसको समर्थन करने वाला, या फिर एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म मतलब हम ये कह सकते हैं समाज सुधार के बहुत बड़े समर्थक थे। फिर है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब शांतिवाद होता है ना। एंड अ प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के बहुत ही प्रोमिनेंट, मुख्य, है ना, तर्कवादी थे, है ना। तो ये सारी चीज़ इनके बारे में बताई जा रही है। फिर लिखा जा रहा है कि वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, है ना, वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, बहुप्रजनक, यानी कि बहुत सारे अलग अलग टाइप की इनकी राइटिंग्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं। तो ये बहुत अलग अलग टाइप की राइटर भी रह चुके हैं, अलग अलग विषयों पर इन्होंने लिखा है, ठीक है। आगे है ही वॉज ऑल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, और इसके साथ ही वह एक वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे उन्होंने बहुत सारे कमेंटरिंग की है ना। आगे है हिज कमेंट्स ऑन सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, philosophy, socialism, education, Christ, Marx, Buddha, and a host of other topics are pithy and full of candor. तो हमने ये जितने भी टॉपिक्स पढ़े इन सारे टॉपिक्स पे अपनी टिप्पणियाँ किया करते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है एंड अ होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स आर पिथी एंड फुल ऑफ कैंडोर। पिथी का मतलब होता है एनर्जेटिक, यानी कि वो जो भी कमेंट्स करते थे किसी भी टॉपिक्स पे वो बहुत ही एनर्जेटिक हुआ करता था, एंड फुल ऑफ कैंडोर, और उसमें खरापन भरा हुआ रहता था, ठीक है, मतलब खरी बातें करे थे। अब आगे है इन 1950 रसेल वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर in recognition of his varied and significant writings in which he champions humanitarian ideals and freedom of thought। यहाँ बोला जा रहा है कि 1950 में रसेल को क्या नोबेल प्राइज से नवाजा गया साहित्य के क्षेत्र में, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वेरीड, किसकी वजह से दिया गया? उनकी जो विविधताएं थीं, अलग अलग टॉपिक्स पे वो जो कमेंट्स किया करते थे, या फिर यूँ कहें कि अपनी टिप्पणी साझा किया करते थे हमसे, उसके वजह से उनकी सिग्निफिकेंट राइटिंग्स, उनकी जो इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स थी उसकी वजह से, जिसमें वो चैम्पियन थे, है ना, ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स, यानी कि मानवता वाले जो सिद्धांत को लेकर वो चीज़ें लिखा करते थे, एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, यानी कि विचारों की जो आज़ादी पे वो टिप्पणियाँ किया करते थे। इन सारी चीज़ों की वजह से, इनकी राइटिंग्स की वजह से इन्हें 1950 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। आगे है एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल, रसेल्स वॉइस कैरिड ग्रेट मोरल अथॉरिटी। जैसा कि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लिखा है, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धिजीवी या फिर बुद्धिमान लोगों की बात की जा रही है यहाँ पे। तो एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल, यानी कि फेमस थे ये बहुत,
है ना, इंटेलेक्चुअल बेसिस पे अगर बुद्धिमत्ता इनकी देखी जाए तो ये बहुत ही फेमस थे, बहुत सारे लोगों में इनका भी नाम लिया जाता है। रसल्स वॉइस कैरिड ग्रेट मोरल अथॉरिटी, मतलब मोरल मतलब होता है नैतिक, है ना। तो ये कहना चाह रहा है इसके लाइन के थ्रू कि रसल की जो वॉइस थी, मतलब वो जो भी बोलते थे ना, उसमें बहुत ही नैतिक बल हुआ करता था, राइट। आगे है, ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल। तो इस लाइन के जरिए उनके एटीट्यूड और उनकी स्टाइल, राइटिंग स्टाइल के बारे में बताया जा रहा है। तो पहले तो बताया जा रहा है कि उनकी जो एटीट्यूड था वो बहुत ही ओरिजिनल था और प्रोवोकेटिव यानी आक्रामक था, बहुत ही इंटेंस फीलिंग के साथ वो सारी चीज़ें करते थे, उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा। और एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन हिज स्टाइल, और उनकी जो राइटिंग स्किल थी, स्टाइल थी, वो बहुत ही साफ और बलपूर्वक किसी भी चीज़ पर जोर देकर बातें करते थे। तो उनकी जो राइटिंग थी वो बिल्कुल यूनिक थी, एक तरीके से कह सकते हैं। His writing emphasized reason, intelligence, human happiness, peace and liberty. उनके बारे में बताया जा रहा है वो किन किन बातों पे ज़्यादा जोर दिया करते थे। एम्फेसाइज मतलब जोर देना, जैसे कारणों को लेकर, किसी चीज़ के कारण पे वो बल दिया करते थे। इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता को लेकर, ह्यूमन हैप्पीनेस मानव खुशियों के लेकर, पीस एंड लिबर्टी शांति और आज़ादी, इन सारे टॉपिक्स पे वो और भी टिप्पणियाँ करते थे। और उनके जो राइटिंग्स थे ना वो इनसे रिलेटेड ज़्यादा हुआ करते थे, वो इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे। आगे है कि हिज मेजर वर्क्स इंक्लूड, उनके जो मुख्य कार्य हैं जो उन्होंने राइटिंग्स लिखी हैं वो क्या क्या हैं। अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल, हैज़ मैन अ फैक्ट एंड फिक्शन, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, conquest of happiness, marriage and morals, roads to freedom, in praise of idleness, why I am not a Christian। तो ये सारी इनकी मुख्य राइटिंग्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। आइए, हमने जाना बर्ट्रैंड ऑर्थम विलियम रसेल के बारे में, है ना, या फिर रसेल रसेल हम बार बार यूज़ करेंगे ये वर्ड को। अब हम जानते हैं इस आइडियाज़, ये जो आइडियाज़ हैं जो उन्होंने सोचे, जो मैनकाइंड मानवता को हेल्प करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ है, बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट वी मस्ट फॉर्म सम कंसेप्शन एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट दैट वी कंसीडर हेल्प टू मैनकाइंड। कह रहा है कि इस चैप्टर को शुरू करने के पहले एक काम कीजिए, आप थोड़े कंसेप्शन क्रिएट कीजिए, है ना। कंसेप्शन इन द सेंस कि धारणाएं, है ना। इस विषय पर चर्चा करने से पहले हमें कुछ धारणाएं बनानी पड़ेगी, जैसे कि किस प्रकार का प्रभाव मानवता के लिए सहायक है ना, यानी मैनकाइंड के लिए किस टाइप के इफ़ेक्ट्स सहायक हैं। थोड़ा बहुत माइंड में कंसेप्शन कर लेते हैं। तो वहाँ पे इसके बारे में लिखता है कि आर मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस। देखिए, कहा जा रहा है कि क्या जो मानव था ना, तो मानव की जो सहायता होती है जब उनकी संख्या बहुत हो जाती है। क्या ऐसा है क्या? न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा, यानी कहा जा रहा है मैनकाइंड की मदद कब हुई? क्या ऐसा है क्या कि जब उनकी संख्या बढ़ गई तब उनकी हेल्प हुई? आगे है दूसरा क्वेश्चन, मतलब ये कंसेप्शन है, ये आपको सोच के चलना है ना, ऐसा हुआ था क्या, सोचना है। और व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स, और या फिर ऐसा मतलब उनकी मदद तब हुई शायद जब वे पशुओं की भांति कम लगते थे, यानी कि जब उनकी तादाद पशुओं की भांति कम हो गई, क्या तब उनकी मदद हुई, मतलब मानवता की। तीसरा है, और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, या फिर ऐसा हुआ कि जब वे ज़्यादा सुखी हो जाते थे इंसान, है ना, तब उनकी मदद हुई। और भी क्वेश्चंस हैं, ये कंसेप्शंस हैं, एक तरीके से धारणाएं हैं कि ऐसा हुआ क्या कि व्हेन दे लर्न टू एंजॉय अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, क्या वे तब उनकी ज़्यादा मदद हुई जब वे नाना प्रकार के अनुभव, मतलब अनुभव ले सकते थे, अलग अलग डाइवर्सिटी वाले एक्सपीरियंसेस को फील कर पा रहे थे, इंजॉय कर पा रहे थे, क्या तब उन्हें मतलब उनकी मदद हुई। फिर है कि और व्हेन दे कम टू नो मोर, या फिर जब ज़्यादा कुछ जानने लगे, क्या तब उनकी मदद हुई। या फिर और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, या फिर ऐसा हुआ कि जब वो एक दूसरे को ज़्यादा फ्रेंडली होने लगे एक दूसरे से, क्या तब उनकी मदद हुई, है ना। आई थिंक ऑल दिस थिंग्स कम इन टू आवर कंसेप्शन ऑफ वॉट हेल्प्स मैनकाइंड। मुझे तो जहाँ तक लगता है कि ये सारी धारणाएँ,
है ना, हमने जितनी भी धारणाएं की बात करी, ये सारी धारणाएं ही इंसानों के लिए सहायक रही होगी. एंड आई विल से प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम, है ना. तो ये कहना चाहते हैं, आई विल से अ प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम. प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक होता है. तो इन सारी बातों के बारे में जो ये कंसेप्शंस इन्होंने यहाँ पे रखने के लिए बोला हमें, कि हम इन सारे कंसेप्शंस सोच के ऐसा सोचें कि यार इन सारी चीज़ों ने ही क्या हमारी मदद की थी, क्या हमारी मानवता की मदद की थी क्या. तो इन सारी बातों पे हम एक एक करके बात करेंगे. चलिए सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या है. The most indubitable respect in which ideas have helped mankind is numbers. पहले ये वर्ड देख लेते हैं, इंडिब्यूटेबल. इंडिब्यूटेबल का मतलब होता है विच कैन नॉट बी डाउटेड, मतलब जिस पे संदेह नहीं किया जाता है उसे हम संदेह रहित भी बोलते हैं. तो सबसे पहली बात जो मोस्ट इंडिब्यूटेबल रिस्पेक्ट है, यानी कि अगर हम बात करें जिस पे संदेह नहीं किया जा सकता है, वह एक आइडिया था क्या, कि नंबर्स. जो सबसे बड़ी चीज़ मैनकाइंड की सहायता की वह यह थी कि उनका तादाद. मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो चीज़ हमें हमारी मानवता की सबसे ज़्यादा मदद की है वो है हमारी संख्या. ठीक है. देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम व्हेन होमो सेपियन वाज अ वेरी रेयर स्पेसीज. होमो सेपियंस का मतलब होता है इंसान. ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है उसको होमो सेपियंस बोलते हैं. तो यानी कि देयर मस्ट हैव बीन टाइम, ऐसा माना जाता है, ऐसा ज़रूर होगा, इनका कहना है कि ऐसा ज़रूर होगा एक समय जब हम इंसानों का जो प्रजाति है उसकी संख्या बहुत कम रही होगी पहले. ठीक है. सबसिस्टिंग प्रीकैरियसली इन जंगल्स एंड केव्स. कहा जा रहा है कि मतलब हम उस समय ऐसा भी होता था, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जंगल में भटकते हुआ करते रहेंगे, गुफाओं में रहा करते होंगे. टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बीट्स. वाइल्ड बीट्स यानी जानवरों के बारे में बोला जा रहा है, जो जंगली जानवर थे उनसे हम डरे हुए रहते होंगे. टेरिफाइड यानी डरा हुआ. हैविंग डिफ़िकल्टी इन सिक्योरिंग नॉरिशमेंट. ऐसा भी समय होगा जब हमें अपने नॉरिशमेंट यानी कि पोषक तत्वों को पाने के लिए, खान पीन के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी, परेशानी हुआ करती होगी. सिक्योर यानी कि इकट्ठा करना, हमें इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करती होगी. ये सारी चीज़ें ये प्रिडिक्ट करें, बता रहे हैं, है ना. At this period, the biological advantage of his great intelligence, which was cumulative because it could be handed on from generation to generation, had scarcely begun to overweigh the disadvantage of his long infancy. अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है, वैसे मैं बता दूँ इन्फेंसी मतलब क्या होता है. इन्फेंसी का मतलब होता है शैशव काल, यानी कि जो बच्चे वाला एज होता है ना, जब छोटा नवजात शिशु होता है तो उसको हम इन्फेंसी बोलते हैं, या फिर नवजात शिशु को इन्फेंट बोलते हैं. तो मैं बताना चाह रहा हूँ इसमें लाइन के थ्रू ये बताना चाह रहे थे कि एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस. हिज यानी कि मानव जाति को बोला जा रहा है. तो कहा जा रहा है अभी के टाइम पे, जाहिर सी बात है, जो हमारा जैविक बायोलॉजिकल एडवांटेज है हमारे लिए, जो अभी एक तरीके से बेनिफिट है हमारे लिए, किस चीज़ का, ग्रेटर इंटेलिजेंस का. हमारे पास अभी बुद्धिमत्ता, हमारी इंटेलिजेंस अभी ज़्यादा है ना. ये किस तरीके से हमें अभी अर्जित हुई है इसके बारे में वो बताना चाह रहे हैं. यह एक क्यूमुलेटिव था, यानी कि निरंतर ये बढ़ता रहा. कैसे हुआ? बिकॉज इट कुड बी हैंडेड वन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफ़र हुआ है हम तक. अब देखिए ये कैसे हुआ है. यहाँ तक मैंने अभी पढ़ा था इन्फेंसी तक, जैसे कि scarcely begin to overweigh the disadvantage of his long infancy, his lessened agility as compared with monkeys, and his lack of hirsute protection against cold. मतलब ये शुरू से ही हमारे में, हमें जो इंटेलिजेंस हमारे पास आई है, ये शुरू से ही हमारे में आती गई है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती गई है. जैसे कि आप बात करें कि जैसे ठंड से बचने के लिए हर्स्यूट का मतलब बाल होते हैं, रोवे होते हैं, है ना. तो बालों की कमी, हमारे शरीर में शुरू से ही बालों की कमी रही है ठंड से बचने के लिए. फिर अगर बात करें एजाइलिटी, मतलब चंचलता होती है लोगों में, तो वो जो चंचलता थी, है ना, हम मतलब फुर्ती थी, वो बंदरों के भांति नहीं थी. हम उतने एक्टिव नहीं थे, मतलब उस तरीके से कूद फांद नहीं करते थे. तो ये सारी चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन हम तक ट्रांसफ़र हुई, और हम थोड़े होते हैं ना इंटेलेक्ट पर्सन बने, हम थोड़े बुद्धि वाले बुद्धिजीव बने. तो ये चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन
कैरी फॉरवर्ड हुई है, और तब जाकर इस टाइम पे हमारे पास बायोलॉजिकल एडवांटेज है कि हमारे पास ग्रेटर इंटेलिजेंस है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बात की गई है। आगे देखिए, इन दोज डेज द नंबर ऑफ मैन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल। ये भी बोला जा रहा है उस समय ऐसा भी हुआ होगा कि जो इंसानों की संख्या थी ना, जरूर कम हुआ रही होगी। द मेन यूज टू विच throughout the ages men have put their technical skill has been to increase the total population। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस समय के जो इंसान थे, है ना, उस दौरान मतलब बोल भी रहा है थ्रू आउट द एजेस, उस काल में ऐसा हुआ होगा कि मेन हैव पुट टेक्निकल स्किल, जो भी तकनीकी शिक्षा थी, ज्ञान था इंसानों का उस समय पे, उन्होंने उसको इन्वेस्ट किया ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सके। और वो फिर ये बात फिर से बोलते हैं, आई डो नॉट मीन दैट दिस वॉज द इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब इरादा, लेकिन ये नहीं है, लेखक कहते हैं कि मेरा इरादा ये नहीं है कि मतलब ये उनका मोटिव था, ऐसा नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये है कि लेखक कहना चाहते हैं कि ये इंटेंसली उन्होंने नहीं किया कि हाँ भाई पॉपुलेशन बढ़ाना ही है, ऐसा कुछ नहीं था, बट दैट इट वाज इन फैक्ट द इफ़ेक्ट। बट वास्तव में बात ये थी कि वो प्रभाव ही ऐसा पड़ा, उन्होंने टेक्निकल स्किल्स अपनी लगानी शुरू की, कुछ कुछ किया, इस वजह से क्या वो पॉपुलेशन बढ़ा। तो ये फैक्ट है, बट ये इंटेंसली नहीं किया कि भाई पॉपुलेशन बढ़ानी ही है। ठीक है, इफ़ दिस इज़ समथिंग टू रिजॉइस इन देन वी हैव ओकेजन टू रिजॉइस। तो यदि यह एक खुशी मनाने की बात है तो यह अवसर खुशी मनाने का है। हम खुशी मना सकते हैं कि हमारे टेक्निकल स्किल ने हमारी पॉपुलेशन को बढ़ाया ताकि हम अभी कुछ और अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ है, वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। आगे ये फिर से बोलते हैं, वी हैव ऑल्सो बिकेम, है ना, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि कुछ एस्पेक्ट्स में, कुछ रिस्पेक्ट में, है ना, कुछ मायनों में प्रोग्रेसिवली ही सही, लेकिन हमारे अंदर से जो पशुत्व जो होते हैं ना, पशुतत्व, जैसे कि एनिमल की जो हमारे अंदर छवि थी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एनिमल से ही हमारे अंदर म्यूटेशन हुआ और हम अडेप्ट करते गए हमारे सराउंडिंग को और हम इंसान बन गए। तो वही बोला जा रहा है कि एनिमल्स की भांति जो फीचर्स थे हमारे अंदर वो धीरे धीरे ही सही लेकिन कम हुई है। आई कैन थिंक इन पर्टिकुलर ऑफ टू रिस्पेक्ट, मैं दो मायनों में इसके बारे में सोच सकता हूँ। फर्स्ट क्या है, दैट एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब अर्जित करना, एज अपोज टू कंजेनिटल, है ना, कंजेनिटल का मतलब होता है जन्मजात। तो ये कहना चाह रहे हैं कि कंजेनिटल मतलब जो जन्मजात हम फीचर लेके पैदा होते हैं, कहते हैं ना हमारे अंदर ये चीज़ें हैं, ये गुण हमारे अंदर बच्चे पैदा होते हैं, तो उसके जस्ट अपोजिट जो चीज़ हम एक्वायर करते हैं ना अपनी लाइफ में, हम अपनी लाइफ के दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो उन चीज़ों को जो हम सीखते हैं अपने पैदा होने के बाद, है ना, उन कौशलों की वजह से मानव जीवन में ना लगातार बढ़ोतरी हुई है ना, हमारे इंसान में एक तरीके से इन ह्यूमन लाइफ में ये चीज़ें सारी बढ़ती ही गई है, किसकी वजह से, हमने जो चीज़ें अर्जित की हैं। एंड सेकेंडली दैट एज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है मनोवेग, यानी कि जो इंसानों के अंदर जो मनोवेग है ना, वो जानवरों की तुलना में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, यानी कि बहुत प्रभावशाली है। तो ये दो चीज़ों के एस्पेक्ट में लेखक सोचते हैं और कहते हैं, इन दोनों चीज़ों के भी यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगा कि हाँ, इन दिस रिस्पेक्ट्स वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स, यानी कि जानवरों के कंपैरिजन में हमने हमारे अंदर के जो अंदर जानवर वाले फीचर्स थे वो हमारे अंदर धीरे धीरे ही सही लेकिन कम हुए हैं। फोर्थ पैराग्राफ है, एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर। अब जब बात आती है खुशी की तो इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। बर्ड्स, इट इज़ ट्रू, डाई ऑफ हैंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग द विंटर। हाँ, चिड़ियों के बारे में मुझे पता है कि वह भूख से, है ना, बहुत ज़्यादा तादाद में ठंडी के मौसम में मरा करते हैं। इफ़ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज बट, और सॉरी, इफ़ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज मतलब जैसे कि कुछ बर्ड्स होते हैं ना माइग्रेट कर जाते हैं, जैसे कि अगर वो कुछ ऐसे होते हैं कि गर्मी के मौसम में या फिर ठंड के मौसम में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं ताकि उनको उनके सूटेबल इन्वायरमेंट मिले। सो वो कुछ बर्ड होते हैं, आपको देखा होगा माइग्रेट करते हैं पक्षी, एक बार झुंड में ऊपर आसमान में उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं।
तो अगर वो पक्षी जो कि जानते हैं कि वो ठंड में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वो अगर एक जगह से दूसरी जगह अपना स्थानांतरण नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है भूख के मारे, है ना, वो मर जाएंगे सर्द ऋतु में। बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोरसी दिस कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ मतलब महान खतरा, है ना, बहुत बड़ा खतरा। तो यानी कि कहा जा रहा है कि समर के समय में, है ना, यानी कि गर्म ऋतु के दौरान ये जो पक्षी है ना, इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रखते हैं, है ना, इसका पूर्वाभास वो नहीं कर पाते हैं, और या ना ही वो याद रख पाते हैं कि हाउ नियरली इट बिफेल देम इन द प्रीवियस विंटर। उन्हें ये बिल्कुल याद ही नहीं रहता है कि हाल ही में जो सर्द ऋतु बीती है, पिछली सर्दियों में उन पर क्या बीती थी, उसके बारे में वो बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखते हैं, और इस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। विथ ह्यूमन बींग्स द मैटर इज़ अदरवाइज। लेकिन इंसानों के साथ बात कुछ अलग ही है ना। आई डाउट वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स दैट विल हैव डाइड ऑफ हंगर ड्यूरिंग द प्रेजेंट विंटर is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period। मतलब इस 1946-1947 के दौरान मुझे संदेह है ना, कि इन सर्दियों में भूख से इतने अधिक प्रतिशत पक्षी ही मरे होंगे जितने प्रतिशत मनुष्य इस काल में इसी कारण से भारत व मध्य यूरोप में मरे होंगे। ठीक है। बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रीसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी। लेकिन बात यहाँ पर ये है ना, कि उन मृत्यु होने की वजह से मतलब जो भूख से जो लोगों की मृत्यु हुई है ना, उनकी मृत्यु होने से पहले जो हर एक इंसान होता है ना, वह अपना लंबा समय बिताता है किस चीज़ में, मानव चिंता में बिताता है। जैसे कि बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रीसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी। चिंता में वो व्यतीत करता है। एंड सराउंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग एंजाइटी ऑफ नेबर्स। अपने आसपास के लोगों की क्या कहते हैं, उनकी भी मुसीबतों को देखकर, है ना, उसी तरीके को उसको उसकी चिंता लेकर वो अपना आधा से ज़्यादा वक्त तो उसी में व्यतीत कर देता है, और इस तरीके से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। वी सफ़र नॉट ओनली द एविल्स दैट एक्चुअली बिफॉल अस। मतलब कि मतलब ये कहना चाह रहा है कि हम न केवल उन मुसीबतों से ही पीड़ित होते हैं जो वास्तव में हम पर पड़ती है, बट ऑल दोज दैट आवर इंटेलिजेंस टेल्स अस वी हैव रीजन टू फियर। बल्कि वो सारी चीज़ें भी होती हैं इसमें, है ना, उन सब से जिनसे हमारी बुद्धि जो है हमें बताती है कि हमें डरने की आवश्यकता है इससे। मतलब कुल मिला के हमारी बुद्धि विवेक का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। हमारा इंटेलिजेंस क्या कहता है, हमारा दिमाग क्या कहता है कि हाँ, उन सब चीज़ों से डर के रहो। जैसे जैसी परिस्थिति चिड़ियों के केस में थी, उनका दिमाग इतना डेवलप नहीं था, लेकिन इंसानों में इतना डेवलप है कि वो जो एंजाइटी थी, जो चिंता उनको सताए जाती है कि नहीं यार ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इससे मृत्यु हो रही है या फिर हमारे जान को खतरा है, तो उन सारी चीज़ों को, चिंताओं को लेकर इंसान जो है पहले से सिक्योर हो जाता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। तो वो एक डर बना रहता है, और इस वजह से, है ना, हम जो हैं कुछ ज़्यादा ही इसको लेकर टेंस हो जाते हैं। द कर्बिंग ऑफ इम्पल्स टू विच वी आर लेड बाई फोर थॉट अवॉइड्स फिजिकल डिजास्टर एट द कॉस्ट ऑफ वरी एंड जनरल लैक ऑफ जॉय। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि किस तरीके से हम पक्षियों से भिन्न हैं, कि हमारा जो इंसान का जो शरीर होता है ना, जो दिमाग होता है, वो हम दूरदर्शिता, हम ना पहले से ही सोचने लगते हैं। कर्बिंग का मतलब होता है रीस्ट्रेनिंग, निरोधता, है ना। तो हम जो निरोधक भावनाएं उत्पन्न करते हैं अंदर ना, किसकी वजह से, जो हमारी दूरदर्शिता है, हम जो हमेशा आगे की सोचते हैं, तो हमारी दूरदर्शिता के कारण जो निरोधक भावनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती है ना, वे हमें चिंता व सामान्य खुशी की कीमत पर जो भी हमारी शारीरिक आपत्ति या फिर दिक्कत होती है हमारे को, उससे बचाती है। मतलब मैंने क्या बताया कि जैसे हम कैसे इन पक्षियों से अलग हैं, हम कैसे सरवाइव कर पाते हैं और पक्षी जो है इतना दिमाग नहीं लगा पाते, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक मेंटलिटी होती है, हम दूरदर्शिता वाले इंसान हैं, मतलब लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, वो दूर तक सोचते हैं, और इसी के चिंता भय जो भी हमारे अंदर सताते रहती है, वो जो भावनाएं हमारे अंदर निरोधक भावनाएं उत्पन्न होती है ना, वे हमें चिंता व सामान्य खुशी की कीमत पर शारीरिक आपत्ति से बचाती है। I do not think that the learned men of my acquaintance, even when they enjoy a secure income, are as happy as the mice that eat the crumb from their table while the erudite gentlemen snooze। कह रहा है, देखिए,
कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, वो बता देता हूँ आपको कि माई एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। तो मुझे नहीं लगता, ये क्या लेखक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे जान पहचान में जो भी पढ़े लिखे इंसान हैं, है ना, इवन व्हेन दे एंजॉय ए सिक्योर इनकम, भले ही वो एक अच्छा खासा उनकी सैलरी आ रही है ना, उसके बावजूद भी आर एज हैप्पी एज द माइस, वो उतने खुश नहीं होंगे जितना कि एक छोटा चूहा, जो कि उन्हीं के मतलब वही जो इरुडिट जेंटलमैन है, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल जेंटलमैन है, पढ़े लिखे हैं, उन्हीं के टेबल पे रखा हुआ खाना, है ना, जिसके छोटे छोटे टुकड़े हुए रखे हैं, और उनको जैसे ही झपकी लग जाती है तो वो चूहा खा लेता है। तो वो चूहा और इस इंसान जो कि बहुत अच्छी इनकम के साथ है, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। यानी ये कहना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो इन्जॉयमेंट हम सिक्योर इनकम होने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं, उससे कई ज़्यादा इन्जॉय वो चूहा कर लेता है, जो पढ़े लिखे इंसान ने अपने टेबल पे खाने के बाद छोटा सा टुकड़ा रख दिया है, उसको खाने के बाद जितना चूहा खुश हो, है ना। तो ये कंपैरिजन करके बताया जा रहा है कि हमारे और इन जानवरों में क्या फ़र्क है। इन दिस रिस्पेक्ट देयरफॉर आई एम नॉट कन्विंस दैट देयर हैज़ बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल। तो इस तरीके से ये बात जो लास्ट में उन्होंने बोली, उसके भी आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इस चीज़ के बाद तो मुझे समझ ही नहीं आता, है ना, इस संदर्भ में मैं क्या बोलूँ, मैं इस चीज़ से समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि देयर हैज़ बीन मोर एनी प्रोग्रेस, कोई एक ऐसा प्रोग्रेस हुआ है हैप्पीनेस के फील्ड में इंसानों के प्रति। ठीक है, आगे देखते हैं। एज टू डाइवर्सिटी ऑफ एन्जॉयमेंट्स हाउएवर द मैटर इज़ अदरवाइज। तो जहाँ तक मनोरंजन की विविधता का प्रश्न है, तो बात इसकी विपरीत है। आई रिमेंबरिंग रीडिंग एन अकाउंट ऑफ सम लायंस हु वर टेकन टू अ मूवी शोइंग द सक्सेसफुल डिप्रेडेशन ऑफ लायंस इन अ वाइल्ड स्टेट। तो ये कहते हैं कि मुझे याद है कि मैंने कुछ शेरों को, जंगली शेरों की सफलतापूर्वक जो लूटपाट, है ना, करते हुए की फिल्म दिखाए जाने का एक वर्णन पढ़ा था। उन्होंने कुछ पढ़ा था जिसमें कुछ शेरों को, जंगली शेरों की सफलतापूर्वक लूटपाट करते हुए जो एक फिल्म थी उसको दिखाई गई थी, उसके बारे में उन्होंने पढ़ा था। ठीक है, बट नॉन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर फ्रॉम द स्पेक्टिकल। लेकिन उन शेरों में से ना, इस दृश्य से देखते हुए उनमें कुछ भी आनंद नहीं आया था, क्योंकि वो जानवर हैं। ये चीज़ दिखाई जा रही है। नॉट ओनली म्यूजिक एंड पोएट्री एंड साइंस बट फुटबॉल एंड बेसबॉल एंड अल्कोहल अफोर्ड नो प्लेजर टू एनिमल्स। मतलब वो कह रहा है कि पशुओं को न केवल संगीत, कविता, विज्ञान से, बल्कि फुटबॉल, बेसबॉल, शराब से भी कोई आनंद नहीं मिलता। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो जानवर है, इंसान नहीं है। हमारी तरह बुद्धि उनके अंदर नहीं है। आवर इंटेलिजेंस हैज़ देयर फॉर सर्टेनली इनेबल्ड अस टू गेट अ मच ग्रेटर वैरायटी ऑफ एन्जॉयमेंट दैन इज़ ओपन टू एनिमल्स। यानी इंसान में जानवरों के विपरीत, है ना, हमारे अंदर की जो बुद्धिमत्ता है, देयर फॉर सर्टेनली इनेबल्ड, हमें इनेबल करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी के इन्जॉयमेंट को इंटरटेन कर सकें। बट वी हैव परचेज दिस एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ ए मच ग्रेटर लाइबिलिटी टू बोर्डम। बोर्डम का मतलब होता है निरस्ता, यानी कि ये जो बुद्धि है ना, जो हमने अर्जित की है, बट वी हैव परचेज दिस एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ, यानी कि यह जो लाभ हमें मिला है, कहीं अधिक निरस होने की प्रवृत्ति की कीमत पर ही खरीदा है। आगे है, इस लास्ट पैराग्राफ को मैं रखूँगा क्योंकि इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में हम आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। तो 6th पैराग्राफ जो है वो लिखा है कि बट आई शैल बी टोल्ड दैट इट इज़ नाइदर नंबर्स नॉट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन। तो लेखक अपने बारे में बोलते हैं कि यार मुझे ये पता है, मुझसे कहा जाएगा कि मनुष्य का गौरव ना तो संख्या और ना ही उसके अनेक आनंदों के कारण है ना। इट इज़ हिज इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज़। यह तो उसकी बौद्धिक व नैतिक गुणों के कारण है ना। यह तो इसके बौद्धिक और नैतिक गुणों के कारण है। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू। मतलब जाहिर सी बात है, यह तो बिल्कुल सुस्पष्ट है कि हम पशुओं से अधिक जानते हैं। एंड इट इज़ कॉमन टू कंसिडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज। और साथ ही साथ ये साधारणतः एक श्रेष्ठता मानी जाती है हमारे अंदर। वेदर इट इज़ इन फैक्ट एन एडवांटेज मे बी डाउटेड। अब बात फिर से आ जाती है, परंतु यह वास्तव में श्रेष्ठता है, इसमें भी संदेह है। बट एट एनी रेट इट इज़ समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम द ब्रूट्स, है ना। तो ब्रूट्स का मतलब होता है आपका पृथक, है ना।
ब्रूट्स का मतलब होता है, सॉरी, ब्रूट्स का मतलब होता है जानवर, पशु पक्षी, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है, बट एनी रेट इट इज़ समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम द ब्रूट, यानी कि चाहे जो कुछ भी हो, यह एक बात है ना जो हमें पशुओं से अलग बनाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो के पार्ट 1 को हम क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे 7th पैराग्राफ से इसमें समझेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।